नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राहुल पांडे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान ने आज लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से तो वहीं आजम खान ने रामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से और आजम खान रामपुर सीट से विधायकी का चुनाव लड़े थे। ऐसे में दोनों को संसदीय या फिर विधायकी दो में से कोई एक छोड़नी थी। अखिलेश यादव आज लोकसभा पहुंचे, यहां पर स्पीकर ओम बिरला से मिले और अपना इस्तीफा सौंप दिया। अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफे के बाद अगले 6 महीने के अंदर आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा। लोकसभा में अब सपा के सांसदों की संख्या 3 हो गई है। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव, मुरादाबाद से एसटी हसन और संभल से शफीकुर रहमान वर्ग लोकसभा में सपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने करहल सीट पर डॉक्टर एसपी बघेल को हरा दिया था। चुनावी नतीजों में बीजेपी को जहां बहुमत मिला, वहीं समाजवादी पार्टी भी 100 सीटों का आंकड़ा पार कर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। संसदीय छोड़ने के फैसले से पहले अखिलेश यादव सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे थे। यहां पर अखिलेश यादव पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं के अलावा और भी तमाम लोगों से यहां पर मिले। इससे पहले रविवार को अखिलेश यादव करहल भी पहुंचे थे और यहां पर भी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर चर्चा की थी। आजमगढ़ की संसदीय सीट या फिर करहल की विधानसभा सीट के छोड़ने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि वो पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करके तय करेंगे। इसके साथ ही मीडिया से उल्टा ही सवाल पूछते हुए अखिलेश यादव ने पूछा था कि आप बताइए मैं क्या करूं। अखिलेश यादव ने कहा था कि नेताओं और कार्यकर्ताओं से राय मांगी है, अब आगे का फैसला पार्टी तय करेगी। इसके साथ अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया है और इस ट्वीट के जरिए भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने लिखा है, भाजपा राज में लोकतंत्र की रक्षा की अपेक्षा करना, दिन में तारे ढूंढना है। ये बाहुबल का घोर निंदनीय रूप है। या तो पर्चा नहीं भरने दिया जाएगा या फिर चुनाव को प्रभावित किया जाएगा या परिणामों को। हार का डर ही जनता को कुचलता है। आयकर विभाग की टीम ने आज हीरानंदानी ग्रुप के चेन्नई और बेंगलुरु समेत 24 ठिकानों पर छापेमारी की। हीरानंदानी ग्रुप एक रियल एस्टेट कंपनी है जिस पर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगा है। ये छापेमारी कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के घर और कंपनी के कार्यालयों में चली। जानकारी के मुताबिक केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच जारी तनाव के चलते कई नेताओं पर तलवार लटक रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम जिस तैयारी के साथ आज अपने दफ्तर से निकली, उससे यह अंदाजा लग गया था कि आज किसी के यहां छापेमारी होने जा रही है। जिसके बाद ये टीम कुर्ला में गोवा वाला कंपाउंड पहुंची। ये वही प्रॉपर्टी है जिसकी खरीद में मंत्री नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है और वो जेल में है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक 4 अप्रैल तक हिरासत में है। नवाब मलिक को ईडी ने पिछले महीने ही गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी पिछले माह एनसीपी नेता मलिक के घर पहुंचे थे, जहां उनसे 1 घंटे तक पूछताछ की गई। इसके बाद उन्हें ईडी दफ्तर लाया गया था और लंबी पूछताछ के बाद मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन दिनों कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और उनके पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स काफी सुर्खियों में है, जिसको लेकर विवाद भी हो रहा है। दरअसल इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला निशाने पर है और उन्हें कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने सफाई दी है। And that will tell them who's responsible. Sir, but there are documents that show, sir, that you were at that point of time. You were. See, this is the documents. Well, that's what I tell you. Appoint a commission and put it before them. लेकिन सर कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी बनती है ना। कह रही है कि आपके रहते हुए ही आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है सर, अगर कश्मीरी पंडितों को विस्थापन होता है तो। Sir, once. I have told you. If you want to know the truth, they should appoint a commission. But you think you could have done more because see this document that you. I told you, madam. Don't push me. सर हिंदी सर जो बीजेपी का जो आरोप है उसमें क्या कहेंगे?
जो मेरे पे आरोप लगा रही है। आरोप लगते रहते हैं। वो कह रहे कि अमित मालवीय ने आरोप लगते रहे। कह रहे कि आपके सीएम रहते ही शुरू हो गया था खतरा। बिल्कुल बिल्कुल वो कहते रहे। तो आप बोलते हैं कमीशन अगर अपॉइंट होता है तो सच्चाई सामने आ पाएगी उससे। बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? तो बांट दीजिए कमीशन। आप इसके लिए क्या सर कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा। आज तक को दिए इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर जांच में वो जिम्मेदार निकलते हैं तो वो फांसी के लिए भी तैयार है। आज तक को दिए इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 90 में जो कुछ हुआ वो साजिश थी। ये साजिश किसने की, इसकी जांच के लिए कमीशन बैठाया जाए, तब पता चलेगा कि कौन कौन इसमें शामिल था। इंटरव्यू में फारूक ने आगे कहा कि एएस दुल्लत जो उस वक्त के रॉ प्रमुख थे, आरिफ मोहम्मद खान, मोहस्सर रजा जो उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी थे, उनसे पूछा जाए कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए कौन जिम्मेदार है। अगर ये लोग कहेंगे कि फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार हैं तो मुझे जहां चाहें फांसी दे दो, लेकिन पहले कमीशन बने जो देखेगा कि कौन सही है और कौन गलत। वो देखेगा कि किसने चित्ती सिंहपुरा कथित सिख कत्लेआम किया, किसने कुपवाड़ा में हमारी बहनों से दुष्कर्म किया, किसने मस्जिद से निकल रहे लोगों पर गोलियां चलाई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार को दिल जोड़ने की कोशिश करनी होगी, ये फौज से नहीं किया जा सकता। अब्दुल्ला से आखिर में पूछा गया कि कश्मीरी लोगों का दिल जीतने के लिए सरकार को क्या करना होगा। इस पर अब्दुल्ला ने कहा है कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर में परिसीमन हो, राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये देश का ताज है, इसको फिर से चमकाया जाए। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि हिंदू मुसलमानों का रिश्ता ठीक करने की कोशिश करनी होगी, इसके बाद ठीक से ईमानदारी से चुनाव कराने होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मशीनों से छेड़छाड़ होती है, फौज से वोट डलवाए जाते हैं, जो बंद करने होंगे। 5 राज्यों में चुनावों की वजह से करीब 137 दिनों से स्थिर रहे पेट्रोल डीजल के दाम में अब बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए, जिसके बाद अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि हमने पहले ही कह दिया था कि चुनाव नतीजे आते ही पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि करके मोदी सरकार गरीबों को लूटकर 10,000 करोड़ रुपए जमा कर रही है। मोदी सरकार फिर एक बार अपनी नीति, जो गरीबों के खिलाफ उनकी नीति है, वो उन्होंने जाहिर कर दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसा बढ़ा के आज कम से कम जनता से वो 10,000 करोड़ रुपए अपने जेब में डाल ले रहे हैं। उसके साथ ही एक्साइज ड्यूटीज जो बढ़े हैं उसके पूरी फिगर्स भी हम आपको देंगे, और इसी तरह वो हर बार, हर 3 दिन को, हर हफ्ते को ये बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी बात, चंद लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, इसीलिए वो दाम भी बढ़ गए हैं। लेकिन एक बात, कल जब ये प्रश्न 186 क्वेश्चन नंबर जो पेट्रोल मिनिस्टर का रिप्लाई था कि हम जो रशिया से खरीदते हैं वो ऐसे हैं कि क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया 0.6% और फिर हर 3 महीने को उन्होंने जो भी खरीदा 0.3%, यानी उसके बाद में 0.2% रेस्पेक्टिवली, यानी उन्होंने जो खरीदारी भी करते हैं रशिया से वो भी 1% भी नहीं होता साल को, जो हमारा रिक्वायरमेंट है। तो ये बात रहने के बावजूद भी वो अगर ये बढ़ाते जा रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं, 10,000 करोड़ अगर गरीबों से ले रहे हैं तो ये अन्याय है, इसके लिए हम लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि हमने कहा था कि विधानसभा चुनावों के बाद ईंधन की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होगी, हम सही साबित हुए। मोदी सरकार गरीबों को लूटने में जरा भी नहीं हिचक रही है। दिन 5 राज्यों के चुनाव के पहले ये अंदेशा जताए गए थे
कि चुनाव के नतीजा निकलते ही सारे हिंदुस्तान में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन की दाम पे बेतहाशा इजाफा होगी। आज मोदी जी सरकार की इस तरीके की एक तरफा दाम वृद्धि से हमारा जो अंदेशा थी, हमारा जो आशंका थी, वो सही निकल रहे हैं। आप एक चीज़ थोड़ा ध्यान से गौर कीजिएगा, जब हमारी देश में एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड 8.6 से घटाकर 8.1 किया जा रहे हैं, तब गरीबों को लूटने के लिए मोदी सरकार बिल्कुल नहीं हिचकते हैं और इसी बहाने से 26 लाख करोड़ कमाने के सारे इंतजाम कर चुके हैं। इससे पहले संसद में भी अधीर रंजन चौधरी ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था। जिस तरीके से अचानक ये पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की दाम पे इजाफा हो रहे हैं, हम पहले ही अंदाजा जताया थी कि चुनाव खत्म होते ही, 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही सारे दामों की इजाफा होगी। वही आज सही निकल रहे हैं सर। 80 पैसे पेट्रोल डीजल की पर लीटर और रसोई गैस में 50 रुपया। The government of India is making increase in petroleum products. बता दें कि 5 राज्यों के चुनावों के कारण 137 दिनों से स्थिर रहे पेट्रोल डीजल के दाम मंगलवार को 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में भी 50 रुपए का इजाफा हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही भीषण जंग अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। जिस तरह से रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है, आधे से ज्यादा यूक्रेन अब तक तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी यूक्रेन है कि झुकने को तैयार नहीं। यही वजह है कि अब रूस अपने हमलों को पहले से और ज्यादा तेज कर रहा है। रूस मिसाइलों से यूक्रेन को तबाह कर रहा है और बेबस यूक्रेन लगातार रूस से सिर्फ जंग लड़ रहा है। रूस के घातक हमलों से यूक्रेन में भयंकर तबाही मची है। अब इन तबाही की नई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई है, जिनमें विनाश की भयावहता नजर आती है। अमेरिकी कंपनी मैक्साट टेक्नोलॉजीज ने ये तस्वीरें जारी की हैं, जिनके जरिए यूक्रेनी घरों, इमारतों और दुकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा यूक्रेन किस त्रासदी से जूझ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में मारियोपोल में रूसी हमले से जलते अपार्टमेंट देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन के पास पूरी तरह तबाह इमारतें भी दिखाई दे रही हैं। तो वहीं उत्तर पश्चिम बेलारूस में डबलिन के पास रूसी सेना की तैनाती भी नजर आ रही है, जो सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। तस्वीरों को देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन में कितनी खतरनाक तबाही मची है। इसलिए अब यूक्रेन के ज्यादातर इलाके एकदम वीरान नजर आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि रूस के आक्रमण के बाद अब लगभग 3.5 मिलियन यूक्रेनियन देश छोड़ चुके हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की युद्ध को समाप्त करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधी बातचीत पर जोर दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।